वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर फर्स्ट जो कि बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है, इसमें हम लोग समान अध्ययन के प्रश्न को खास करके हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी के प्रश्नों को हम लोग विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। और यह जो सेट में प्रश्न का संग्रह है, यह संग्रह को न्यू पैटर्न जो बीपीएससी है उसके आधार पर किया गया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? ऑप्शन ए बालिका शिक्षा, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा और ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, अब देखिए ये जो हंटर कमीशन है इसका गठन क्यों किया गया था? तो हंटर कमीशन का जो गठन किया गया था वो किया गया था शैक्षिक सुधार के लिए, शैक्षिक सुधार के लिए किया गया था। ठीक है, कब किया गया था गठन? तो इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1882 ईस्वी में। उस समय जो है अध्यक्ष कौन थे इसका? तो इस आयोग के अध्यक्ष थे विलियम हंटर, विलियम हंटर। ठीक है, इन्हीं के नाम पर क्या बना था? तो हंटर कमीशन बना था। और उस समय भारत के जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। ठीक है, अब देखिए तो उस लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था उसमें और भी बहुत सारा विकास का कार्य हुआ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम। तो कारखाना अधिनियम भी लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। और कारखाना अधिनियम में क्या था कि कोई भी कारखाना में 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा वर्क नहीं कर सकता है। ठीक है, वर्क नहीं कर सकता है 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा। साथ ही इन्होंने क्या किए थे? तो सिविल सेवा का परीक्षा में, सिविल सेवा की परीक्षा में उम्र को जो 17 वर्ष था उसको बढ़ाकर कितना किए थे? ये 21 वर्ष किए थे। 17 वर्ष को बढ़ाकर 21 वर्ष सिविल सेवा की परीक्षा में उम्र को किए थे। इसके साथ ही साथ प्रथम जनगणना, प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही हुआ था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो यह हुआ था 1881 ईस्वी में। और साथ ही इसी समय एक रूल बन गया कि अब जो है प्रत्येक 10 साल में जनगणना होगा। ठीक है, तो यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको कि हंटर कमीशन जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। और हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था? 1882 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम हंटर। इन्हीं के नाम पर क्या बना? तो हंटर कमीशन। और उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन का और भी बहुत सारा योगदान है, जैसे कारखाना अधिनियम, सिविल सेवा की परीक्षा में उम्र, प्रथम जनगणना, यह सब लॉर्ड रिपन का ही देन है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी कमला रानी सिंह, ऑप्शन सी तारकेश्वरी सिन्हा और ऑप्शन डी राबड़ी देवी। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं अरुणा आसफ अली को। तो यह क्या थी? तो यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, इनको जो है पद्म विभूषण और मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है।
किया गया है। ठीक है, पद्म विभूषण और मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही जो अरुणा असफ अली थी, तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 ईस्वी में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसमें यह मुंबई में गोवालिया मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराई थी। कांग्रेस का झंडा फहराई थी। ठीक है, साथ ही हम लोग एक पॉइंट और भी जानते हैं कि अरुणा आसफ अली 1954 ईस्वी में भारतीय महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संघ का गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कब निभाई थी? तो 1954 में भारतीय महिलाओं के राष्ट्रीय संघ का गठन में महत्वपूर्ण रोल था अरुण असफ अली का। और 1998 ईस्वी में दिल्ली की जो है पहली मेयर बनी थी। पहला मेयर, और यह भारत की पहली मेयर थी। ठीक है, भारत की पहली महिला मेयर थी। 1958 में दिल्ली में पहली मेयर बनी थी। तो एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, तो वो कौन थी? अरुणा आसफ अली। ठीक है, अब देखिए, तो अरुणा आसफ क्या थी? तो यह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। चूंकि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें मुंबई के गोविलिया मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराई थी और इनको पद्म विभूषण और साथ ही मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। 1954 में भारतीय महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संघ का गठन में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा और 1958 में दिल्ली का पहला मेयर भी बनी थी, पहला महिला मेयर बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। हाल के वर्षों में प्रतिभा पलायन में आई तेजी का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए रोजगार का अभाव, ऑप्शन बी जनसंख्या का दबाव, ऑप्शन सी उच्च जीवन स्तर की चाह और ऑप्शन डी राजनीति अस्थिरता। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च जीवन स्तर की चाह। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि ये प्रतिभा पलायन होता क्या है। ठीक है, तो एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग देश के दूसरे देश में प्रतिभाशाली और कुशल व्यक्तियों के बसने का वर्णन किया जाता है। ठीक है, इसका जो प्रतिभा पलायन है वो क्या होता है? तो एक देश से, चूंकि हम यहां पे आपको लिख भी देते हैं, एक देश से दूसरे देश में प्रतिभाशाली और कुशल व्यक्तियों के बसने का वर्णन किया जाता है। वर्णन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो क्या हो गया? एक देश से दूसरे देश में प्रतिभाशाली और कुशल व्यक्तियों के बसने का वर्णन किया जाता है। तो ये देखिए, उच्च जीवन स्तर की चाह क्या है? तो हर आदमी आज के समय में सोचता है कि मेरा रहन सहन का जो लेवल हो वो क्या हो, अच्छा हो, बेटर हो। उस कारण से क्या होता है, तो वो लोग एक स्थान से माइग्रेट दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। जैसे कि अगर वो गांव में रह रहा है तो वो क्या हो गया, शहर में रहने लगा, वहां उसको सारा फैसिलिटी मौजूद है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उच्च जीवन स्तर की चाह। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ जानते हैं, तो यहां पर जानते हैं जीडीपी। जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो वर्तमान में जो भारत का जीडीपी है वो कितना है? तो वर्तमान में भारत का जीडीपी है 3.8
लाख करोड़ डॉलर। ठीक है, तो देखिए इसको आप लोग जो आपको बता रहे हैं एक्स्ट्रा उसको आप लोग नोट कीजिए, और संभवतः अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं और वॉच कर रहे हैं तो आप सामान्य अध्ययन में खास करके अच्छा स्कोर करके आइएगा, इसकी गारंटी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस देश में विश्व का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूएसए और ऑप्शन डी चीन। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। ठीक है, अब देखिए, तो यहां से हम लोग जानते हैं कि कभी कभी आप देखिएगा कि राज्य राजधानी और मुद्रा, यह तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहता ही है, तो जब हम लोग सेट बनाएंगे, सेट सॉल्व करेंगे, उसी दरमियान में कुछ राज्य राजधानी और मुद्रा को भी हम लोग नोट कर लेंगे। तो चीन, चीन की राजधानी कहां पे है? तो यह है बीजिंग। ठीक है, और यहाँ का करेंसी क्या है? तो युआन, जो पहले उसको युआन बोला जाता था, अब इसका नाम जो है रेनमिनबी रह गया है। ठीक है, उसी तरह यहां पर जैसे है यूएसए, तो यूएसए का जो राजधानी है वो क्या है? तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, और यहां का करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट देखते हैं जापान, तो जापान का जो है राजधानी है टोक्यो, और यहां का करेंसी है येन। रूस का जो राजधानी है वो है मॉस्को, और करेंसी है रूबल। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो रूस का राजधानी हो गया मॉस्को, करेंसी हो गया रूबल। जापान का राजधानी है टोक्यो और करेंसी हो गया येन। यूएसए का राजधानी है वाशिंगटन डीसी और करेंसी हो गया डॉलर। उसी तरह चीन का है बीजिंग, राजधानी हो गया इसका युआन और करेंसी हो गया वहां का रेन मिनबी। तो सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल कहां पे है? तो वो है चीन में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नीति निर्देशक सिद्धांत है। ऑप्शन ए अवाद योग, ऑप्शन बी वाद योग, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए अवाद योग। ठीक है, अब हम लोग नीति निर्देशक के विषय में जानते हैं विस्तार पूर्वक। तो नीति निर्देशक का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, कहां से कहां है? 31 से लेके 50, 36 से लेके 51 तक है। ठीक है, अब देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रेरणा कहां से लिया गया? क्योंकि भारत का जो संविधान है यह सबसे बड़ा विधिवत और लिखित संविधान है, और यह संविधान में जो है अलग अलग देशों से जो वहां का संविधान में बेटर था, अच्छा चीज था, उसको लेके इसको डाला गया है। तो नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, अनुच्छेद कहां हो गया? 31, 36 से 51 तक, और यह किस से लिया गया? किस कंट्री से? तो यह लिया गया है आयरलैंड के, आयरलैंड से लिया गया है। अब इसी के आधार पर भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किसके आधार पर किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व के आधार पर किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की कल्पना का समावेश तो फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? आवादी योग है। इसका उल्लेख अनुच्छेद
36 से 51 तक है। किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया। और साथ ही भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की कल्पना का समावेश किसमें है? नीति निर्देशक तत्व में है। यह क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की कल्पना डैश तत्वों में किया गया है, तो वहां पे आपको ऑप्शन दिया हुआ होगा नीति निर्देशक तत्व, जिसको पुट अप करना है। और देखिए साथ ही भारतीय संविधान से जो भी आर्टिकल है या और भी जो अधिनियम है, इसके विषय में एक वीडियो बना के आपको जल्द से जल्द पोस्ट कर दिया जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो संभवतः आपको पॉलिटिकल में जो आर्टिकल संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अब देखिए तो भारतीय संविधान पर सबसे अगर बोला जाए गहरा प्रभाव है तो वो प्रभाव है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है, इसी के तहत 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। पहले जो संविधान तैयार किया गया था उसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, वो किसके आधार पर थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर। ठीक है, अब देखिए तो भारत सरकार अधिनियम 1909 क्या है? तो भारत, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो मार्ले मिंटो सुधार। आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, अब ये क्या था? तो इसमें जो है पृथक निर्वाचन का प्रबंध किया गया था मुस्लिम लोग के लिए। पृथक निर्वाचन। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार भारत सरकार अधिनियम, इस याद रखिए मार्ले मिंटो सुधार अर्थात पृथक निर्वाचन प्रणाली किसके लिए? तो मुस्लिमों के लिए वो अपना प्रतिनिधित्व का वर्णन किया था। ठीक उसी तरह है जैसे भारत सरकार अधिनियम 1919, तो यह क्या था? इसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी जानते हैं। चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, अब इसके तहत क्या किया गया था? तो केंद्र में द्विसंदात्मक विधायिका की स्थापना किया गया था। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं केंद्र में का स्थापना किया गया था। सॉरी, विधायिका का स्थापना किया गया था। विधायिका का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इसके तहत केंद्र के द्विसदनात्मक का विधायिका का स्थापना किया गया था। उसी तरह जैसे है भारत सरकार अधिनियम 1947, तो यह जो है ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था, जो भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित था। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित था और इसी के तहत 2 राज्य का गठन किया था, इंडिया और पाकिस्तान। समझे बात को? तो भारत सरकार अधिनियम 1947 के ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित था और इसी के तहत 2 राज्य का बनाया गया था, डिवाइड करके, इंडिया और पाकिस्तान। तो एक बार इसको हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव इसी का है।
इसके तहत 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां सम्मिलित है। अब भारत सरकार अधिनियम 1909 क्या है? इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। इसमें जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली का वर्णन है। उसी तरह भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसके तहत जो है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का स्थापना किया गया था। और लास्ट क्या है हमारा? भारत सरकार अधिनियम। तो इसके विषय में हम लोग जाने कि ब्रिटिश संसद 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को इसको पेश किया गया था और भारतीय स्वतंत्रता से यह संबंधित है। इसी के तहत 2 राज्य बनाया गया था, जो कि कौन कौन था? इंडिया और पाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हम लोग, एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में न्यू इंडिया का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन ए होम रूल पार्टी ने, ऑप्शन बी उग्रवादी पार्टी ने, ऑप्शन सी गदर पार्टी ने और ऑप्शन डी स्वराज पार्टी ने। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए होम रूल पार्टी ने। ठीक है, तो अब होम रूल पार्टी का जो गठन कब किया गया था? तो होम रूल पार्टी का गठन हुआ था 1916 ईस्वी में। कौन किए थे? तो तिलक एवं एनी बेसेंट। तिलक एवं एनी बेसेंट। इसको आप लोग नोट करते रहिए, नोट कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, तो ही माइंड में रहेगा, अदरवाइज निकल जाएगा। यह हम जो आपको बता रहे हैं यह देखने में एक क्वेश्चन है, अपितु अगर आप इसको ध्यानपूर्वक सॉल्व करें और लिखे तो संभवतः इसमें 5 से 6 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। ठीक है, तो होम रूल पार्टी जो है एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में न्यू इंडिया का शुभारंभ कौन किया था? होम रूल पार्टी ने। कब स्थापना हुआ? 1916 में। कौन किया? तिलक एवं एनी बेसेंट। उसी तरह है यहाँ उग्रवादी पार्टी। तो उग्रवादी पार्टी का स्थापना हुआ था 1905 ईस्वी में और ये कौन किए थे? तो बाल, लाल और पाल। ठीक है, अब देखिए, कभी पिछले साल जो एग्जाम हुआ था बाल लाल और पाल के विषय में पूछा गया था। इसमें पाल किसको बोला जाता है? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक इक्वल टू बाल, लाला लाजपत राय इक्वल टू लाल और पाल विपिंद्र चंद्र पाल। ठीक है, विपिंद्र चंद्र पाल। क्लियर हो गया? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, यह एक गरम दल का स्थापना हुआ था। जैसे कि यहाँ देखते हैं हम लोग गदर पार्टी। तो गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ था 1913 ईस्वी में हुआ था। कौन किए थे? तो लाला हरदयाल और काशीराम। यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है कि गदर पार्टी का स्थापना कौन किए थे? तो वहां पे ऑप्शन में था लाला हरदयाल। ठीक है, तो यहाँ पर लाला हरदयाल और काशीराम दोनों मिलकर किए थे। उसी तरह है यहाँ पे स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था 1923 ईस्वी में। कौन किए थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। होम रूल पार्टी का स्थापना हुआ था 1916 में। कौन किए थे? तिलक एवं एनी बेसेंट। उग्रवादी पार्टी का स्थापना हुआ था 1905 में, बाल, लाल और पाल के द्वारा। गदर पार्टी 1923 में, लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा। स्वराज पार्टी 1923 में, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए चर्चिल, ऑप्शन बी पामस्टोन, ऑप्शन सी एटली और ऑप्शन डी ग्लैडस्टोन। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी पामस्टोन। अब देखिए, पामस्टोन किस पार्टी से था? तो यह था लिबरल पार्टी से। ठीक है, तो 1857 के समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पामस्टोन थे। अब देखिए 1857 का क्रांति के विषय में जानते हैं। तो 10 मई 1857 के दिन, ठीक है, मेरठ में, कहां पे? तो
तो मेरठ में की पैदल टुकड़ी जो किससे संबंधित थी, 20 NI से 20 NI से संबंधित थी। यह 1857 का क्रांति का शुरुआत हुआ था। तो इसका शुरुआत कब हुआ था 1857 का क्रांति का, तो 10 मई 1857 में। कहां पे, तो मेरठ में। कौन किए थे, तो सेना का पैदल टुकड़ी 20 NI 20 इन्फेंट्री के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिए उस समय भारत के जो है गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। यह सब प्रश्न पूछता है, ध्यानपूर्वक इसको आप नोट कीजिए कि 1857 का क्रांति के समय कौन गवर्नर थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, और विद्रोह जो किए थे, तो विद्रोह कौन किए थे, तो विद्रोह किया था मंगल पांडे, किए थे मंगल पांडे। मंगल पांडे। विद्रोह का कारण क्या था, तो चर्बी वाला कारतूस ठीक है। और मंगल पांडे का संबंध किससे था, तो मंगल पांडे का संबंध था 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। बाद में मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। तो एक बार इसको हम लोग रिवाइज करते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पामस्टोन, जो लिबरल पार्टी से संबंधित थे। और 1857 का क्रांति कब हुआ था, तो 10 मई 1857 के दिन मेरठ की जो है 20 नेटिव इन्फेंट्री का जो पैदल सेना था, वो 1857 का क्रांति का शुरुआत किए थे। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। विद्रोह का कारण था मंगल पांडे। कारण क्या था कि चर्बी वाला कारतूस। कौन विद्रोह किए थे, मंगल पांडे किए थे। और मंगल पांडे का संबंध था 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। ठीक है, विद्रोह कहां से हो रहा है, 20 NI से, जबकि इनका संबंध किससे है, 34 NI से। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। ऑप्शन ए बीजी तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी एडम स्मिथ। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो है यह वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक भी था। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक था। ठीक है, और देखिए कार्ल मार्क्स कहां का निवासी था, तो कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। साथ ही दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना कौन किए थे, तो कार्ल मार्क्स किए थे। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना कार्ल मार्क्स ने किए थे। एक बार हम लोग इसको रिवाइज करते हैं कि किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था और वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक था। ठीक है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी दो रचना है, दो महत्वपूर्ण रचना है, जो किसका है, कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन ए बिक्री कर, ऑप्शन बी भू राजस्व कर,
ऑप्शन सी स्थानीय मेलों पर कर और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी स्थानीय मेलों पर कर। ठीक है, यह कर कौन लगाता है? तो यह गांव या ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है, ग्राम पंचायत के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभिहित किया जाता है? ऑप्शन ए नादिर शाह, ऑप्शन बी नासिर खां को, ऑप्शन सी जहांदार शाह को और ऑप्शन डी अहमद शाह को। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए नादिर शाह को। ठीक है, तो ईरान का सम्राट नादिर शाह 1739 ईस्वी में, पहले ये जान लीजिए कि नादिर शाह जो है यह कहाँ का शासक था। तो नादिर शाह जो है ईरान का शासक था। ठीक है, ईरान का सम्राट था और 1739 ईस्वी में यह भारत पर, दिल्ली पर आक्रमण किए थे, दिल्ली पर आक्रमण किए और उस टाइम में, उस समय में 70 करोड़ रुपये एवं शाहजहां द्वारा बनवाया गया तख्ते हाउस, कोहिनूर हीरा लेकर फारस गया था। ठीक है, नादिर शाह ईरान का सम्राट था। ईरान के नेपोलियन की उपमा से अभिहित किया गया किसको? नादिर शाह को। वो ईरान का सम्राट था। 1739 ईस्वी पर दिल्ली पर आक्रमण किया और उस समय 17 करोड़ की राशि और शाहजहां द्वारा बनवाया गया तख्ते हाउस और कोहिनूर हीरा लेकर वापस फारस गया। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ, इसके विषय में भी थोड़ा हम लोग जान जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह, तो इसके विषय में जानते हैं कि अहमद शाह अब्दाली कुल मिलाकर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली भारत पर कितना बार आक्रमण किया। तो अहमद शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली 8 बार भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है? ऑप्शन ए खाद, ऑप्शन बी अखबारी कागज, ऑप्शन सी वस्त्र उद्योग और ऑप्शन डी ताप शक्ति। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अखबारी कागज। ठीक है, अब देखिए नेपानगर जो है यह कहाँ है? तो नेपानगर है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और किस लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी मल और ऑप्शन डी वत्स। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी मल। ठीक है, अब देखिए महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है कि शरीर को त्याग करना अर्थात मरना। ठीक है, तो ये कहां पे हुआ था? तो गौतम बुद्ध महानिर्वाण जो हुए थे वो हुए थे कुशीनारा में, कुशीनारा में। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ पॉइंट को जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। कहां पे हुआ था? तो लुम्बिनी में, लुम्बिनी नामक स्थान पे, जो वर्तमान में कहां पे है? तो वर्तमान में वह नेपाल में है। ठीक है, इसके पिता का नाम था शुद्धोदन और माता का नाम था माया देवी, माया देवी। पिता हो गए शुद्धोदन और माता का नाम था माया देवी। ठीक है, और एक चीज यह भी पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध के समय में कौन कौन से शासक उनके अनुयायी रहे हैं? तो हम लिख देते हैं आपको अनुयायी शासक।
इन सभी पॉइंट को आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो पहला था बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयदयन। यह भगवान बुद्ध के जो सम्राट थे, यह उनके अनुयायी थे, ठीक है। और भगवान बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था, तो इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। कौन कौन है? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते। तो गौतम बुद्ध का महानिर्वाण किस राज्य में हुआ था? वो हुआ था मल्ल में, ठीक है। अब देखिए मल्ल जो है मल्ल एक जनपद था, उसी में कौन आता था जगह? कुशीनगर। महापरिनिर्वाण का अर्थ हो गया मरना। तो भगवान बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में। इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक स्थान पे, जो वर्तमान में कहाँ है? नेपाल पे है। इनका पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था माया देवी। इनके प्रमुख अनुयायी शासक जो थे वो कौन थे? सम्राट बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयदयन। बौद्ध रत्न में त्रिरत्न का चर्चा किया जाता है। किसका? बुद्ध का, धम्म का और संघ का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पंचायती राज किस सूची का विषय है? ऑप्शन ए समवर्ती सूची, ऑप्शन बी केंद्र सूची का, ऑप्शन सी राज्य सूची का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर पंचायती राज का जो वर्णन किया गया है, यह है राज्य सूची का विषय। पहले हम लोग जान जाते हैं समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची है क्या। तो विधायी खंड जो होता है, विधायी खंड को 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले है केंद्र सूची, दूसरा में है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। इसमें विषय का संख्या है 100, इसमें विषय का संख्या है 61 और इसमें विषय का संख्या है 52। अब देखिए केंद्र के तहत क्या क्या आता है, जैसे हो गया रेलवे, रक्षा या जनगणना, यह किसके द्वारा आता है? तो केंद्र के केंद्र सूची के आता है। उसी तरह राज्य सूची है तो इसके द्वारा क्या आता है? पुलिस, सड़क, यह सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची क्या है? इसके तहत आता है जैसे समाचार, वन, यह सब समवर्ती सूची में। अर्थात कुछ केंद्र का है जैसे यह सब हो गया, राज्य का हो गया जैसे पुलिस, सड़क हो गया, और समवर्ती जो दोनों का है वो क्या हो जाएगा? तो समाचार हो गया, वन हो गया, यह दोनों सूची में डाला गया है। इसकी संख्या कितना है? तो केंद्र सूची में 100 वस्तु है, उसी तरह राज्य सूची में 61 है और समवर्ती सूची में 52 है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी खेरा सत्याग्रह। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम वंदे मातरम का व्यापक स्तर का प्रयोग किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन हुआ कब था? तो यह हुआ था 1905 में। कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का कारण था बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन, ठीक है। अब देखिए जैसे उसी तरह है यहाँ पर असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था, या इसको हम पूरा आपको बता देते हैं, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। कौन असहयोग आंदोलन चलाए थे? तो वो चलाए थे महात्मा गांधी, ठीक है। उसी तरह है यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चलाया गया थी, यह भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और यहाँ पर है खेरा सत्याग्रह।
तो खेरा सत्याग्रह 1918 में चलाया गया था और यह भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो इसी के साथ जो फर्स्ट सेट था उस सेट को हम लोग सॉल्व किए, डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए सेट के साथ। और साथ ही आप लोग यह वीडियो जो हम बना रहे हैं और जो वीडियो आपको दे रहे हैं, अगर इसमें लगता है कुछ टॉपिक को ऐड करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही जब पढ़ाया जा रहा है तो उस क्रम में आप लोग कॉपी कलम जरूर रखें, उस पॉइंट को नोट करते रहें। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेट के साथ।